नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना के मामलों में तेजी के बीच पीएम मोदी ने 2 अहम बैठकें की। पहली बैठक में उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद किया। वहीं दूसरी बैठक में उन्होंने कोरोना वैक्सीन के वितरण और नीति पर बात की। बैठक की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से हुई। अमित शाह ने कहा कि यूरोप, अमेरिका में फिर से मामले बढ़े हैं, ऐसे में हमें सावधान रहना होगा। अमित शाह ने राज्यों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य करने पर जोर देने को कहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार से राजधानी में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड्स की मांग की है। साथ ही केजरीवाल ने पीएम मोदी से प्रदूषण के मसले पर दखल देने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के बढ़ने में प्रदूषण सीधे तौर पर जिम्मेदार है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन मरीजों पर 70% प्रभावी है। भारत में इसके प्रयोग करने की अनुमति 1 महीने में मिल सकती है। भारत की दवा नियामक संस्था DCGI ने कहा है कि हम उसी वैक्सीन को मंजूरी देंगे जो 50% से अधिक प्रभावी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला ने कहा है कि जल्द ही आपातकालीन लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अभी तक 4 करोड़ खुराक का स्टॉक रखा है। जनवरी तक ये 10 करोड़ हो जाएगा। इसमें से अधिकतर भारत के लिए होगा। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने औरंगाबाद में पत्रकारों से कहा कि अगर उद्धव ठाकरे सरकार गिरती है तो उनकी जगह पर आने वाली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सुबह में नहीं होगा, जैसा कि 1 साल पहले हुआ था। फडणवीस के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसी सुबह कभी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि अगले 4 वर्षों तक भाजपा सत्ता का सपना ना देखे। अगले विधानसभा चुनाव 4 साल बाद होंगे, उसके बाद हम फिर से जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने ऑपरेशन लोटस का संकेत दिया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में अगले 2-3 महीनों में भाजपा की सरकार बन जाएगी। भाजपा नेता ने विधान परिषद के लिए चुनाव प्रचार के दौरान ये बातें कही। भाजपा नेता के बयान पर शिवसेना ने फिर पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने कहा कि ऑपरेशन लोटस के जवाब में हम ऑपरेशन धनुष बाण शुरू कर सकते हैं। जिसे ऑपरेशन करना है वो रणनीति तय कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में निवेश पर बड़ा दावा किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। इसके लिए अब दुनिया के कई देश नजर बनाए हुए हैं। वित्त मंत्री ने ये बातें भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने एयर इंडिया 1 में पहली उड़ान भरी है। वे एयर इंडिया 1B 777 विमान के उद्घाटन उड़ान के जरिए चेन्नई के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा करने के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति जाएंगे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना से जाने वाली जानों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना से जान जाने की दर में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण प्रदूषण है। इसे बढ़ाने के लिए पराली जलाने वाले ही जिम्मेदार हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमण और मुंबई आने वाले लोगों पर फरमान जारी किया है। सीएम ठाकरे ने कहा कि मुंबई आने वाले लोगों को कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी, तभी उनको मुंबई में एंट्री दी जाएगी। इसमें दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा के हवाई अड्डों से आने वाले यात्री भी शामिल हैं। राजस्थान के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। कुल मतदान प्रतिशत 59.67% रहा। केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में विवादित संशोधन पर रोक लगाने का फैसला किया। सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि देश भर में आवाज उठ रही है कि इसके संशोधन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया पर हमला होगा, इसलिए अब संशोधन नहीं होगा। भारत के खिलाफ चीन अपनी चालबाजी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने LAC के पास एक पूरा का पूरा गांव बसा दिया है। इसी गांव के जरिए चीन अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ाने का काम कर रहा है। साथ ही चीन ने गांव में सैन्य बंकर भी बना लिए हैं। कोरोना वायरस से दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,975 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 480 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 91,77,841 हो गई है। झारखंड के राजमहल के पास गंगा में एक मालवाहक पोत डूब गया है। ये पोत पश्चिम बंगाल जा रहा था। हादसे के बाद 8 लोग लापता हैं। इसके अलावा 8 ट्रक भी डूब गए हैं। इन ट्रकों में पत्थर लदे हुए थे। प्रशासन ने 6 लोगों को बाहर निकाल लिया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 7 से 10 दिसंबर के बीच कार्यक्रम आयोजित होंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में आगामी वर्ष अप्रैल-मई में 294 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनावी सूची में
30,000 रोहिंग्या हैं तो देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या ये देखना उनका काम नहीं है कि 30 से 40,000 रोहिंग्या कैसे सूचीबद्ध हो गए हैं? नगरोटा कांड के बाद सेना ने इसकी जांच तेज कर दी है। सर्च ऑपरेशन में मिली 200 मीटर लंबी सुरंग में जवान 150 मीटर तक अंदर पहुंचे। जवानों को यहां खाने पीने के रैपर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि बड़ी साजिश के तहत पाकिस्तानी सेना ने इन्हें यहां छिपने में मदद की थी। आसाराम बापू की याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत राजी हो गई है। आसाराम ने दलील दी है कि वे 7 साल से जेल में बंद हैं। उम्र को देखते हुए उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। इस मामले की सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी। मिशिगन की चुनाव एजेंसी ने सिफारिश की है कि चुनाव के परिणामों को अगले सप्ताह सत्यापित किया जाए। ये फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो बाइडेन की जीत को आधार प्रदान करेगा। इसी बीच ट्रंप ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमारी जीत हुई है। निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सरकार गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाइडेन ने अपने पुराने सहयोगी एंथनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री और जेक साबलिन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया है। एलेजेंड्रो को आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख नामित किया गया है। पाकिस्तान को एक बार फिर विश्व स्तर पर शर्मसार होना पड़ा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी के लिए पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी को माफी मांगनी पड़ी। मजारी ने कहा था कि राष्ट्रपति मैक्रों मुस्लिमों पर नाजियों की तरह अत्याचार कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शाह का आदिवासी के घर भोजन करना सिर्फ दिखावा था। उन्होंने कहा कि खाना खाया वो 5 सितारा होटल से मंगवाया गया था। ममता ने कहा कि फिर से सत्ता में आने पर वे मुंडा की जयंती पर राज्य अवकाश घोषित करेंगी। पीएम मोदी के निर्वाचन के खिलाफ बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस मामले में 17 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि तेज बहादुर ने आरोप लगाया है कि गलत तरीके से उसका नामांकन रद्द किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और सेशेल्स की यात्रा पर जाएंगे। वे 24 से 29 नवंबर तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के दौरान वो अपने समकक्षों और देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि कारपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की मंजूरी देना चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि जब बैंक का मालिक ही कर्जदार होगा तो बैंक अच्छा ऋण कैसे दे पाएगा। खराब कर्ज वितरण पर रोक लगाने के लिए नजर रख पाना मुश्किल होगा। देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिलों के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन परीक्षा 2021 तय समय पर नहीं हो सकेगी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा की डेट शीट जारी नहीं हो सकी है। अब परीक्षा को जनवरी के बजाय फरवरी में करवाने की तैयारी चल रही है। चीन इसी सप्ताह चांद पर एक मानव रहित मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। 1970 के दशक के बाद ये किसी भी देश का पहला मिशन होगा जो चांद से पत्थर के टुकड़े पृथ्वी पर लाने की कोशिश करेगा। मिशन का नाम चांग-ई रखा गया है, जिन्हें चीन में चांद की देवी माना जाता है। कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 2 बालिगों को शादी करने का अधिकार है। ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूल तत्व है। आज शेयर बाजार फिर से हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 44,351 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 83 अंकों की तेजी के साथ 13,010 के अंक पर पहुंच गया। निफ्टी ने पहली बार 13,000 का आंकड़ा पार किया है। छत्तीसगढ़ के प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के 33 सदस्यों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। माओवादियों ने कोठागुडम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। एसपी सुनील दत्त ने बताया है कि ये सभी 33 मिलिशिया और चेरला मंडल के सदस्य हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें पुलिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान दिल्ली बवाल के लिए आरोपी बनाया है। पुलिस ने कहा कि खालिद ने ही बवाल को हवा देने की साजिश रचित की। झारखंड की पुलिस ने देवघर जिले में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। इनके पास से 22 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, लैपटॉप, बाइक और कार बरामद की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की साझा टीम ने बीरबल टोला में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कट्टर माओवादी सोमा अंगरिया को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने सोमा से माओवादियों के संदिग्ध पोस्टर और बैनर बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच रोहिणी में मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली। हालांकि पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश रूपेंद्र को दबोच लिया। इस पर हरियाणा में मर्डर, किडनैपिंग और पुलिस पर हमले के कई मामले दर्ज हैं। राहुल गांधी ने कारोबारी घरानों को बैंक खोलने की अनुमति के सुझाव पर केंद्र पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि कारोबारी घरानों की कंपनियों को केंद्र ने पहले कर्ज माफी का लाभ दिया, फिर इन कंपनियों के कर्ज में भारी कटौती की। अब उन्हीं कंपनियों को बैंक खोलने का सुझाव दिया जा रहा है जो गलत है।
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ओवैसी को जिन्ना करार दिया। बीजेपी सांसद ने कहा है कि पाकिस्तान जाने वाले जिन्ना की तरह ओवैसी भारत में बातें करते हैं, इसलिए इनकी यहाँ जरूरत नहीं है। हैदराबाद की फिजा में ओवैसी ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर भी पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी नेता जब भी हैदराबाद आते हैं तो यहाँ के लोगों को रोहिंग्या और जिन्ना जैसा बताते हैं। ओवैसी ने कहा है कि आप मुझे जिन्ना साबित नहीं कर पाएंगे, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या कितनी है यही बता दें। बिहार विधानसभा को आज नया स्पीकर मिल सकता है। इसके लिए आज विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर के लिए नामांकन, चुनाव और रिजल्ट की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक पूरी होगी। एनडीए से विजय सिन्हा और नंदकिशोर यादव के नामों की चर्चा है, लेकिन महागठबंधन ने अभी नाम तय नहीं किए हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है। तूफान 25 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करेगा। इस तूफान का नाम निवार रखा गया है। इस दौरान 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लास्टिक के कंटेनरों में लंबे समय तक रखा गंगा जल जहरीला हो जाता है। गंगा जल करीब 1 वर्ष ही सुरक्षित रह पाता है। यह खुलासा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रसायन वैज्ञानिकों की जांच में हुआ है। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई है। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 25 नवंबर तक भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि राज्य में बेरोजगारी दूर करने का रोड मैप तैयार हो चुका है। अगले 6 महीनों में 25,000 भर्ती निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा है कि राज्य के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें दिशा देने तथा तराशने की जरूरत है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 23 नवंबर से शुरू हुई डीएलएड परीक्षा में पॉजिटिव छात्रों को शामिल नहीं करेगा। इन विद्यार्थियों के लिए बाद में परीक्षा होगी। बोर्ड के सचिव ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों में तैनात स्टाफ को भी कोविड टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में लफ्जियात पर कानून बनाने पर मुहर लग सकती है। इसके लिए सीएम पहले ही निर्देश दे चुके हैं। इसी के चलते प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। स्टेट लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंप चुका है। पंजाब में रेल सेवा बहाल हो गई है। जालंधर स्टेशन से मालगाड़ी के खाली रैकों को दिल्ली रवाना किया गया है। जम्मू तवी से सामग्री से लदी मालगाड़ी जालंधर पहुंच रही है। मंगलवार रात से प्रदेश में यात्री गाड़ियों का भी संचालन शुरू हो जाएगा। भाजपा और जेजेपी ने हरियाणा निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अंबाला, सोनीपत और पंचकूला के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। वहीं जेजेपी ने 2 समितियों का गठन किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।